तो साथियों, जैसा हमारा आपसे एक वादा था कि जो भी आगामी बीपीएससी टीआरई 4.0 की एग्जाम है, उसमें चाहे पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे 628 हो, उसमें जो आईएनएम से संबंधित प्रश्न आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न, तो जो मेरा एक आपसे वादा था कि मैं बिल्कुल अपना जो मैं खुद जब मैं बीपीएससी टीआरई 3.0 तैयारी करता था, तो जो मैं खुद अपना शॉर्ट नोट्स बनाया था, जिसमें सारी चीज़ें बिल्कुल शॉर्ट में और सभी बातें मैंने शामिल किया था, जो बेहद ज़रूरी था एग्जाम की जो है संदर्भ को देखते हुए। तो उसी नोट्स को फिर से मैं आप सबके बीच में मुश्किल से 10 क्लास में मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि सारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो मुश्किल से एक क्लास 25 मिनट की रहेगी, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, और 10 क्लास में लगभग देखा जाए मोटे मोटे तौर पर लगभग 5 से 6 घंटे में बिल्कुल एक्सप्लेन तरीके से, बिल्कुल एक्सप्लेन और बिल्कुल शॉर्ट और बिल्कुल रिवीजन तरीके से, यानी कि आपको दोबारा फिर रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी। और यदि ये नोट्स आप पढ़ लिए तो यकीन करिए आपका पूरा पूरा क्वेश्चन फंसने का पूरी गुंजाइश रहेगी। तो आइए सीधे स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो हमने अभी तक जो अपने पिछले क्लासों में पढ़ा, जो मैंने प्लेलिस्ट पहले ही उसमें अपलोड कर दिया प्लेलिस्ट पे कि क्या क्या हमने पढ़ लिया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर, जो भी शुरुआती चरण है, चाहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना को लेकर, उसके उद्देश्य को लेकर, जो विभिन्न मुख्य नेता थे उनके जो वक्तव्य जो जारी किए थे उनको लेकर, सारी चीजें हमने बता दिया। साथ में 1885 से लेकर 1888 तक जितना भी कांग्रेस अधिवेशन मुख्य मुख्य हुए थे, उसके बारे में हमने डिटेल चर्चा कर ली थी। आज के जो हम टॉपिक रहने वाला 1889 से हमारा कांग्रेस अधिवेशन रहने वाला है। जो भी मुख्य कांग्रेस अधिवेशन रहेगी, उस संबंधित जो मुख्य घटनाएं रहेंगी, उसके बारे में हम डिटेल से यहाँ पे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 1889 के कांग्रेस अधिवेशन की। यह 5वां अधिवेशन था और यह कहाँ हुआ था, आपको याद रखना पड़ेगा कि यह बॉम्बे में हुआ था। इसमें जो अध्यक्षता किए थे वो कौन किए थे, विलियम बेडर वन किए थे। और इसमें जो 1889 में कुछ मुख्य घटनाएं हुई थी, जिसके बारे में आपको याद कर लेना बेहद जरूरी है। कुछ वो मुख्य घटनाएं इस प्रकार थी, जो महत्वपूर्ण तथ्य थे 1889 कांग्रेस अधिवेशन को लेकर, कि इसी बार जब यह अधिवेशन हुआ था, तो पहली बार ये नियम निकाला गया कि 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव पेश किया गया, यानी जो भी भारतीय 21 साल का रहेगा उसे वोट देने का अधिकार हो, ऐसा प्रस्ताव इस अधिवेशन में पारित किया गया। तथा जो विलियम बेडर वन साहब थे, ये जो है द्वितीय यूरोपीय अध्यक्ष बने, जो कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। प्रथम कौन थे? प्रथम हमारे थे जो जॉर्ज यूले साहब थे, जो इलाहाबाद अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, जो यूरोप के थे, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे। और ये विलियम बेडरवन द्वितीय यूरोपीय अध्यक्ष बने, जो 1889 के इलाहाबाद अधिवेशन में हुआ था। लंदन में कांग्रेस की, माफ करिए, यहाँ पे कहाँ कहते हैं, बॉम्बे में ये यहाँ पे हुए थे। अगर हम बात करेंगे इसके आगे का जो फैक्ट है कि लंदन में कांग्रेस की एक शाखा ब्रिटिश इंडिया कमेटी की स्थापना की गई, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक और शाखा जो लंदन में एक और स्थापना की गई, और जिसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, विलियम डिग्बी साहब को। ये विलियम डिग्बी साहब कोई और नहीं थे, बल्कि यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने एओ ह्यूम की, किसकी, एओ ह्यूम की जीवनी के लिए जो है उन्होंने पत्रिका जो है निकाला था, जिसका नाम था इंडिया, जिसका नाम क्या था, इंडिया। तो एओ ह्यूम की इन्होंने जीवनी भी लिखी थी विलियम डिग्बी साहब, और ये पत्रिका भी अपनी तरफ प्रकाशित करते हैं, जिसका नाम था इंडिया। इसी अधिवेशन में एक और घटना हुई थी कि पहली बार महिलाएं शामिल हुई थी, पहली बार इसमें महिलाएं शामिल। अभी तक जितने भी कांग्रेस अधिवेशन उसमें महिला सदस्य नहीं शामिल हुआ करती, इसमें पहली बार हुई। और ये 4 नाम आपको याद रख लेना जरूरी है, जो मुख्य महिलाएं थी। पहली थी जानकी नाथ घोषाल जी, दूसरा थी सोड़ा कुमारी देवी जी, जो तीसरी थी कादम्बिनी गांगुली जी थी, और चौथी जो थी पंडिता रमाबाई। ये कादम्बिनी गांगुली कोई और नहीं थी, ये पहली ऐसी महिला थी जो इन्होंने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की थी भारत में। और ये कौन से विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की थी, कलकत्ता विश्वविद्यालय से। ये 4 महत्वपूर्ण औरतों के नाम थे, महिलाओं के, जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। आपको याद रखना थोड़ा सा बेहद जरूरी। अब साथियों, आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, सर इस तरीके से अधिवेशन हम कितना याद रखेंगे? तो आप अभी थोड़ा सा हमारे साथ ऐसे पढ़ लीजिए, और लास्ट में मैं क्या करूँगा, लास्ट सेशन में एक मैं चार्ट लाऊंगा, जिसमें सारे अधिवेशन कौन से सत्र में हुए थे, उसके अध्यक्षता कौन किए थे, उसमें जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी वो क्या थी, एक ही चार्ट में अवेलेबल करा दूंगा। थोड़ी सी आपकी स्टोरी अगर तैयार रहेगा तो आसानी रहेगी उस चार्ट को याद करने में। तो इसकी चिंता आप मत करिए, इसकी जिम्मेदारी हम पे छोड़ दीजिए, मैं करवा दूंगा। अब हम बात करेंगे कि छठवा, हालांकि छठवा अधिवेशन नहीं कर सकते इसे, 1892 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें वो कहाँ हुआ था, तो उसका जो स्थान निर्धारित हुआ था, इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। इसकी जो अध्यक्षता किए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी किए थे। और इसमें महत्वपूर्ण तथ्य क्या था कि इस अधिवेशन में का जो प्रस्ताव हुआ था, यानी जो अधिवेशन होना था, वो जगह जो प्रस्तावित किया गया था वो किया गया था लंदन में। कहाँ किया गया था, लंदन में। लेकिन वहाँ पे चुनाव हो गया था उसी साल, जिसके कारण वहाँ पे जो है निरस्त करके, और इसे जो है इलाहाबाद में यहाँ पे इसके क्या किया गया कि यहाँ पे इसको माफ करिए, आयोजित किया गया
लंदन से हटाकर। और 1892 में ही कुछ और महत्वपूर्ण घटना घटती है कि जो दादा भाई नौरोजी साहब थे, जो कांग्रेसी नेता थे, उसी समय वो लंदन के जो है फिन्सबेरी एक सीट थी, फिन्सबेरी सीट थी, वहां से वो लिबरल पार्टी से, कौन सी पार्टी से नाम याद रखिए, दादा भाई नौरोजी कौन सी पार्टी से चुनाव लड़े थे लंदन में, लिबरल पार्टी से। और वहां पे फिन्सबेरी सीट से टिकट पर वो चुनाव लड़े थे और वहां पे वो जीत हासिल की। और जीत हासिल करने के बाद हाउस ऑफ कॉमन, जो वहाँ का जो है लोअर हाउस होता है, हाउस ऑफ कॉमन के लिए वहाँ पे निर्वाचित हुए। कौन सी सीट से, फिन्सबेरी सीट से ये निर्वाचित हुए। और ये दादा भाई नौरोजी के बारे में एक लोग कहते हैं कि ये अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, क्योंकि इनको अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा के बहुत ही आतुर थे। हालांकि इनके बारे में अलग अलग लोग का विचार है। अब लंदन में दो, जैसे अपने यहाँ लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, वैसे लंदन में दो हाउस हैं, हाउस ऑफ कॉमन जो लोअर हाउस बोला जाता है, हाउस ऑफ लॉर्ड जो अपर हाउस बोला जाता है। तो ये कुछ 1892 में जो घटना हुई थी दादा भाई नौरोजी को लेकर, इसको आपको याद रखना जरूरी है। सातवां अधिवेशन, सातवां हालांकि नहीं कह सकते इसे, तो जो 1894 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसके बारे में बस आपको इतना ही याद रखना जरूरी है कि ये मद्रास में हुआ था और इसके अध्यक्ष अल्फ्रेड वेब थे, बस इतना इसमें याद रखना है और बहुत कुछ ज़्यादा जरूरी याद रखना नहीं है। 1896 का अधिवेशन हुआ था, यह कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। इसकी जो अध्यक्षता किए थे कौन किए थे, रहीमतुल्ला सयानी जी किए थे। और रहीमतुल्ला सयानी जो थे ये द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो पहले कौन थे, पहले थे बदरुद्दीन तैयब जी, ये जो पहले मुस्लिम कांग्रेसी अध्यक्ष थे। और जो दूसरे बने वो रहीमतुल्ला सयानी जी बने थे। और ये कहाँ की अध्यक्षता किए थे, ये कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किए थे। और ये सन कौन था, 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने रहीमतुल्ला सयानी जो है भाग जो है क्या कहते हैं अध्यक्ष के पद पे द्वितीय मुस्लिम सदस्य के रूप में इन्होंने जो है पार्टिसिपेट की थी। ये पूरी बात रही। इससे थोड़ा सा और आगे हम बढ़ेंगे। अब इसके बारे में कुछ और फैक्ट जान लेना बेहद जरूरी है। पहला चीज की, इस अधिवेशन में पहली बार क्या हुआ कि वंदे मातरम गाया गया, यानी क्यों उस अधिवेशन में, तो जो है आपको ये बहुत ही जरूरी याद रखना। 1896 में जो अधिवेशन हुआ था, कब, 1896 का जो अधिवेशन हुआ था, जब द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष बना, यानी रहीमतुल्ला सयानी जी जब कांग्रेस की अध्यक्षता की, इस समय ही एक घटना घटी कि इस समय में ही 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार जो है वंदे मातरम गीत गाया गया। और इसकी जो रचना किए थे वो कोई और नहीं थे बल्कि बंकिम चंद्र चटर्जी ही थे, जो पहली बार क्या कहे इनके द्वारा वंदे मातरम गीत गाया गया 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में। और इसी समय 1896 में ही दादा भाई नौरोजी ने एक सिद्धांत दिया था, धन का बहिर्गमन सिद्धांत। इनका ये कहना था कि जो ब्रिटिश हुकूमत है, जितना भी भारतीय संसाधन है, चाहे वो लकड़ी हुआ, कोयला हुआ, या फिर कपास हुआ, या फिर सोना हुआ, चांदी हुआ, इन सभी धनों का जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो जो है अपने यहाँ ब्रिटिश यानी लंदन में भिजवा रहे हैं, यानी धन का यहाँ पे बहिर्गमन हो रहा है, बहिर्गमन बाहर जा रहा है। और इस तरीके से इन्होंने बोला कि किस तरीके से यहाँ की सरकार जो है पूरा यहाँ की जनता को जो है लूट लूट कर अपने देश भिजवा रही सारी संपत्ति वगैरह। और ये जो इन्होंने धन का बहिर्गमन सिद्धांत दिया था, इन्होंने एक अपनी किताब लिखी थी जिसका नाम था पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इस किताब में उन्होंने पहली बार धन बहिर्गमन का सिद्धांत जो है इन्होंने इसके बारे में बताया था। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा इनके बारे में कि दादा भाई नौरोजी के बारे में, तो ये एल्फिंस्टन कॉलेज में ये फिजिक्स और मैथ के प्रोफेसर रहे थे। और इन्होंने ही जो है एक गुजराती पत्रिका उस समय खुद चलाया करते थे, एक गुजराती पत्रिका चलाया करते थे जिसका नाम वो रखते थे राष्ट्र गुफ्तार। क्या रखते थे, राष्ट्र गुफ्तार। एक इनकी गुजराती पत्रिका गुजराती भाषा में जारी होती थी इनके दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और ये बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में जो है गुजराती भाषा के प्रोफेसर भी बने। और इनका जो जन्म हुआ था थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। इनका जो जन्म हुआ था गुजरात के नौसौरी में थे। और ये पहले ऐसे पारसी समुदाय से आते थे जो पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगर हम बात करेंगे, अब यदि हम बात करेंगे कांग्रेस के 1901 के अधिवेशन के बारे में, तो ये कहाँ हुआ था, ये कलकत्ता में हुआ था। और इसमें जो अध्यक्षता किए थे वो कौन थे, दिनसा एडल्वी वाचा किए थे। ठीक, इसमें यदि हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे तो 1901 का अधिवेशन गांधी जी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको थोड़ा बहुत याद रखना जरूरी है कि गांधी जी पहली बार 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे। कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे। और बीच में 1897 में फिर एक बार भारत वापस आए थे। और जो भी अपने बीवी बच्चों को साथ लेकर फिर वो दक्षिण अफ्रीका चले गए थे 1897 में। और दोबारा 1901 में आए। कब आए, 1901 में आए।
तो और 1901 में आए, उसके बाद फिर वापस चले गए थे और फिर 1915 में आए, फिर भारत में ही वो रह गए थे। तो 1901 में जब वो आए थे तो यहाँ पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में वो शामिल हुए थे। यानी पहली बार ये पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा लिए थे, तो आप बोलेंगे 1901 की कांग्रेस के अधिवेशन में इन्होंने पहली बार हिस्सा लिया था। ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। उसके बाद आपको पता है फिर चले जाते हैं 1915 में, फिर वापस आते हैं और फिर यहीं पे रह जाते हैं। और जब 1915 में वापस आते हैं तो उसी समय प्रवासी भारतीय दिवस इनके आने के उपलक्ष्य में मनाया जाने लगा है भारत में। इस अधिवेशन में कांग्रेस के नेताओं के बीच आपसी मतभेद भी हो गया 1901 के अधिवेशन में। उसके बाद 1903 का अधिवेशन आता है और इसमें आपको बस इतना ही याद रखना जरूरी है कि ये कहाँ हुआ था, मद्रास में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? लाल मोहन घोष। 1904 का अधिवेशन बस आपको इतना याद रखना जरूरी है कि इसका जो स्थान था बॉम्बे हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? सर हेनरी कॉटन ने किए थे। ये आपको याद रख लेना बेहद जरूरी है। थोड़ा सा और यदि हम बात करें आगे, थोड़ा सा मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। और हम बात करेंगे कि 1905 के अधिवेशन के बारे में। तो 1905 का अधिवेशन हुआ था, ये कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो किए थे गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। यह अधिवेशन अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। कारण ये था, थोड़ा सा आप देखने की कोशिश करेंगे। कारण ये रहा था कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं यूं घटी कि इसी समय जो है 1905 में ही बंगाल विभाजन के विरोध में प्रस्ताव पारित हुआ। आपको पता है 1905 में बंगाल विभाजन हो गया था। इसी समय बंगाल विभाजन के विरोध में प्रस्ताव पारित हुआ और गोखले ने जो है इसी समय सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। याद रख लीजिए नाम। गोखले ने कौन से क्या कहते हैं एनजीओ की स्थापना की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। और गोखले ने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के तर्ज पे ही यहाँ पे स्वशासन की मांग की, यानी खुद का शासन हो। और महात्मा गांधी के ये जो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, ये उनके राजनीतिक गुरु भी कहलाते थे। 1906 का अधिवेशन आता है, स्थान होता है कलकत्ता। अध्यक्षता कौन करते हैं? दादा भाई नौरोजी जी। इसमें एक महत्वपूर्ण घटना घट जाता है कि ये अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हो जाता है कि कौन अध्यक्ष पद बनेगा। अब उदारवादी की तरफ से जो नाम प्रस्तावित हो रहा था वो डॉक्टर रास बिहारी बोस का। उदारवादी बोलते थे कि इनको अध्यक्ष बनाया जाए 1906 के अधिवेशन में। उग्रवादी बोलते थे कि लाला लाजपत राय को बनाया जाए। ये उदारवादी उग्रवादी कौन होते थे? जो चाहते थे कि संवैधानिक तरीके से हमारे अधिकार सुरक्षित हों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता, उन्हें उदारवादी बोला जाता था। उग्रवादी जो चाहते थे किसी भी हालत पे हमको पूरा पूर्ण स्वराज चाहिए और उसके लिए कुछ भी चाहे करना पड़े, चाहे हिंसा ही न करना पड़े, उन्हें उग्रवादी बोला जाता था। जिनमें और उग्रवादियों की तरफ से लाला लाजपत राय का जो है आ, को जो है अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी यहाँ पे किया जा रहा था। अब इनकी दोनों के बीच आपसी मतभेद बढ़ जाता है। उसके बाद जो है भूपेंद्र नाथ बसु जो कांग्रेसी नेता होते हैं वो आते हैं और दादा भाई नौरोजी का नाम यहाँ पे जो है सुझाते हैं कि आप दादा भाई नौरोजी ना इनको बनाइए, ना इनको बनाइए, दादा भाई नौरोजी को बना लीजिए। दादा भाई नौरोजी उस समय एक ऐसा नेता जिनको उदारवादी पसंद करते थे, उग्रवादी पसंद करते थे। और दादा भाई नौरोजी जो है 1906 में, याद रख लीजिए 1906 में 3 बार कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी फाइनली इनको जो है नॉमिनेट कर दिया जाता है कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षता पद के लिए। और इसी समय ये होता है कि इसमें कुल 4 प्रस्ताव पारित होते हैं। पहला कि स्वदेशी आंदोलन चलेगा। 1905 में आपको पता है बंगाल विभाजन हो गया, जिसके कारण ये होने लगा कि अब हम अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार करेंगे। तो स्वदेशी आंदोलन चलने लगा और बहिष्कार आंदोलन चलने लगा। राष्ट्रीय शिक्षा का प्रस्ताव पारित किया गया कि अगर आप जो है अगर पूरी तरीके से इनका विरोध कर भी देंगे तो आपके पास क्या खुद की स्कूलें हैं, खुद की व्यवस्था है शिक्षा व्यवस्था चलाने के लिए? तो नहीं है। तो खुद की स्कूल खुलवाएंगे और राष्ट्रीय शिक्षा प्रस्ताव किया गया। स्वराज का प्रस्ताव भी यहाँ पे पारित किया गया। ये 4 चीजें जो 1905 बंगाल विभाजन से संबंधित चीजें था, इसी अधिवेशन में पारित किया गया। और जिन्ना जी जो थे ये कोई और नहीं थे बल्कि जो दादा भाई नौरोजी थे, इनके प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में इस समय तक वो शामिल थे, इनके समय में कार्य करते थे। और इसी समय जो है स्वराज शब्द की डिमांड हुई कांग्रेस में। सबसे पहले अगर कांग्रेस की बात करेंगे, इसमें सबसे पहले किसने जो है स्वराज की डिमांड की, स्वराज की मांग की? तो दादा भाई नौरोजी साहब थे और ये सन था 1906 था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे पूरे भारत में पहली बार, पूरे भारत में भारतीय इतिहास में सबसे पहली बार स्वराज का किसने, पूरे भारतीय इतिहास में सबसे पहली बार स्वराज शब्द का किसने प्रयोग किया था या डिमांड की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे।
और फिर आता है 1907 का अधिवेशन। ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन था, 1907 का अधिवेशन। और ये कहाँ हुआ था? ये सूरत में हुआ था। कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी। और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इसी समय जो है 1907 के ही कांग्रेस अधिवेशन, जो सूरत का अधिवेशन हुआ था, इसी समय जो है कांग्रेस का जो विभाजन हो जाता है, कांग्रेस दो वर्गों में टूट जाता है, नरम दल, गरम दल। नरम दल का विचार ये था कि संवैधानिक तरीके से जो अपनी मांग है अंग्रेजों से मनवाया जाए, जबकि गरम दल का ये विचारधारा था कि हम किसी भी तरीके से, चाहे उसके लिए हिंसा ही क्यों न करना पड़े, हमें जो है पूरी तरीके से कांग्रेस माफ करें ब्रिटिश हुकूमत से पूर्ण स्वराज चाहिए, जिसके नेतृत्व करने वाले कौन थे? लाल बाल पाल थे, यानी लाल, लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये तीन मुख्य नेता हुआ करते थे। और इधर से डॉक्टर रास बिहारी घोष हुआ करते थे। इसमें ये हुआ, कांग्रेस का विभाजन हो गया। और फिर क्योंकि ज़्यादातर उस समय जो प्रभुत्व रही है, जो उस समय ज़्यादातर जो पूरी तरीके से कांग्रेस जो पूरी संगठन था, इसका जो पूरा कंट्रोल रहा था उस समय नरम दल के नेताओं के पास रहा है। और नरम दल के नेताओं ने उस समय गरम दल के नेताओं को जो है यहाँ से बहिष्कृत कर दिया गया, और ये बोले कि अब 7 वर्ष के लिए आप जो है अपने जो कांग्रेस जो पार्टी है इससे आपको निकाल दिया जाता है, गरम दल के नेताओं को। और इस तरीके से ये जो है 1907 में कांग्रेस सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस का बंटवारा हो जाता है नरम दल और गरम दल के रूप में। 1911 का अधिवेशन कहाँ होता है? ये कलकत्ता में होता है। इसकी अध्यक्षता जो करते हैं विश्व नारायण धर जी करते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको जान लेना बेहद जरूरी है। पहला ये कि इसका महत्वपूर्ण तथ्य में कि इसी 1911 के ही अधिवेशन में जॉर्ज पंचम के द्वारा सम्मान में, उनके सम्मान में पहली बार गाया गया रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जनगण मन गाया गया। यानी जो जनगण मन जो है जॉर्ज पंचम जी आए थे, उन्हीं के सम्मान में पहली बार जनगण मन गाया गया रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, जो रचित था और इनके द्वारा गाया गया। और ये रविन्द्रनाथ टैगोर ही थे जो बाद में बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान इन्होंने लिखा था, जो है अमार सोनार बांग्ला, ये वहाँ का राष्ट्रगान है। 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी पत्रिका के भारत भाग विधाता शीर्षक के तहत इसका प्रकाशन किया गया। और पहली बार पब्लिक डोमेन में कब जनगण मन को जो है प्रकाशित किया गया? तो उस समय एक पत्रिका आया करती थी, बोधनी पत्रिका, उसमें भारत भाग विधाता टाइटल से, शीर्षक से इसको पहली बार जनता के बीच में 1912 ईस्वी में जनगण मन को प्रकाशित किया गया था। 1912 की बात करेंगे तो ये सबसे महत्वपूर्ण बिहार के तैयारी के उद्देश्य है कि 1912 में पटना में, कहाँ पे? पटना के बांकीपुर में। कहाँ पे? पटना के बांकीपुर में। यहाँ जो है 1900 पहली बार बिहार में जो है पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन होता है, पहली बार इतिहास में। और ये जगह कौन थी? पटना का बांकीपुर था। इसकी जो अध्यक्षता किए थे, ये कौन किए थे? रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर जी ने किए थे। ये आपको याद रखना पड़ेगा। पहली बार 1912 में हुआ है। अभी तक कुल 3 कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में हुआ है। अगर हम बात करेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य याद रख लीजिएगा। अभी तक जो 3 बार आयोजित हुआ था, प्रथम बार जो हुआ था 1912 में हुआ था बिहार में, स्थान था बांकीपुर का पटना, और अध्यक्षता कौन किए थे? रघुनाथ नरसिंह किए थे। द्वितीय बार जो अधिवेशन हुआ 1922 में हुआ, अध्यक्षता कौन किए थे? चित्तरंजन दास, स्थान था गया। तीसरा जो अधिवेशन हुआ था 1940 में हुआ था, स्थान कौन था? रामगढ़ था। अध्यक्षता कौन किए थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद किए थे। ये आपको याद रख लेना बेहद जरूरी है। अगर हम बात करेंगे, यह जो था कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। कौन सा? 27वां अधिवेशन था। यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था और कहाँ हुआ था? पहली बार हुआ था बिहार में, बांकीपुर में, पटना जगह था। ये आपको एक अदर फैक्ट याद रख लेना है। अगर हम बात ऐसे करेंगे 1916 के अधिवेशन की, तो आप थोड़ा सा याद रखिए कि 1916 का जो अधिवेशन हुआ था, यह कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। इसकी जो अध्यक्षता किए थे वो कौन की थी? अंबिका चरण मजूमदार किए थे। इसमें क्या हुआ था कि आपको पता 1907 में कांग्रेस का जो है टूट हो गया था नरम दल गरम दल में। 1916 में जो है पहली बार इनका समझौता होता है। 1916 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जितना भी अभी तक कांग्रेस को लेकर या फिर अन्य दलों को लेकर एक टूट आ गया था, उनके बीच मतभेद आ गया था, उन सभी को यहाँ पे अलग अलग तरीके से समझौता करा के उनका सुलह कराया गया। तो एक तो नरम दल और गरम दल का समझौता हुआ। दूसरा यह हुआ कि उस समय तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना, जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी इस समय समझौता हुआ, जिसमें कांग्रेस की तरफ से तिलक जी नेतृत्व कर रहे थे और मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना, तो इनका भी समझौता हुआ। तो यानी कुल मिला के देखा जाए, साथ में जो नरम दल में गरम दल का समझौता हुआ था, इसकी जो मध्यस्थता करी थी वो एनी बेसेंट करी थी।
और जो तिलक भी उनके साथ में थे। तो ये समझौता का पूरी तरीके से दौर था 1916 के कांग्रेस अधिवेशन का। लेकिन इस फैसले का जो विरोध किए थे वो मदन मोहन मालवीय किए थे। किस फैसले का विरोध किए थे? ये इस फैसले का विरोध किए थे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक हों, और इस फैसले का विरोध किसने किया था? मदन मोहन मालवीय। ये आपको नाम याद रखना बेहद जरूरी है। आगे हम बात करेंगे तो मुस्लिम लीग की जो प्रथम निर्वाचन मांग को यहीं पे स्वीकार कर दिया गया। यानी मुस्लिम लीग चाहते थे कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र उनका हो। अब इसमें होता क्या है कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अर्थ ये होता है कि यदि कोई मुस्लिम आबादी है, ठीक, वहाँ कुछ हिंदू हैं, तो ये डिमांड थी कि यहाँ पे अगर कोई किसी मान लेते विधायकी का चुनाव हो तो मुस्लिम व्यक्ति ही खड़ा हो, मुस्लिम व्यक्ति ही वोट डाले। यानी इसका पूरी तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे हिंदू इसमें इस चुनाव प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ये पृथक निर्वाचन क्षेत्र इसी को बोलेंगे, और इसी का मांग जो है मुस्लिम लीग करती थी, जिसका विरोध किसने किया था? कांग्रेस ने किया था। सरोजिनी नायडू कांग्रेस के इसी अधिवेशन में शामिल हुई थी। तो पहली बार, हालांकि कब इन्होंने कांग्रेस में शामिल हुई थी, तो ये 1916 के ही अधिवेशन जब लखनऊ में हुआ था। और 1916 का अधिवेशन में ही राजकुमार शुक्ल जो है पहले किसान ऐसे बने जिन्होंने कांग्रेस के मंच से संबोधन किया। पहली बार कांग्रेस में कोई किसान अगर संबोधन करता है मंच से, तो ये इसी अधिवेशन में होता है 1916 में। और इसी समय पटना विश्वविद्यालय अधिनियम पारित होता है, और 1917 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। तो ये पूरी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी। आगे हम बात करेंगे 1917 का अधिवेशन। ये स्थान कहाँ था? कलकत्ता था। अध्यक्षता कौन किए थे? एनी बेसेंट की थी। एनी बेसेंट की कुल समय दो पत्रिकाएं आती थी। पहला था न्यू इंडिया, दूसरा था कॉमनवेल्थ। तो दोनों आपको याद रखना बेहद जरूरी है। दोनों नाम में से कोई भी कहीं भी आपसे पूछ सकता है। तो कौन दो पत्रिकाएं थी? न्यू इंडिया, और दूसरा कौन था? कॉमनवेल्थ। तो ये दोनों आपको याद रखना बेहद जरूरी है। ऐसे यदि हम बात करेंगे कि ब्रिटेन में ये जो क्या कहते हैं एनी बेसेंट जी थी, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एनी बेसेंट जी भारत के नहीं थे, ये कहाँ के थे? इनका जो जन्म हुआ था ब्रिटेन में हुआ था। ये आयरिश, ब्रिटेन में एक जगह है आयरिश की, ये मूल की महिला थी। और इन्होंने एक यहाँ पे स्थापना की सोसाइटी की थी, सॉफ्टवेयर सोसाइटी की स्थापना की थी। और बाद में इन्होंने होम रूल आंदोलन भी चलाया, और हिंदू सेंट्रल कॉलेज की भी इन्होंने बाद में स्थापना की। ये एनी बेसेंट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको जान लेना बड़ा जरूरी है। और अगर हम बात करेंगे इस अधिवेशन संबंधित, तो इसमें पहली बार हुआ कि महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी है। यानी एनी बेसेंट, पहली बार कोई महिला यदि कांग्रेस में अध्यक्ष बनती है तो 1917 का अधिवेशन बनती है, वो महिला कोई और नहीं बल्कि एनी बेसेंट थी। और एनी बेसेंट जो थी ये पहली यूरोपीय महिला अध्यक्ष थी। पहली यूरोप की कोई महिला अध्यक्ष आके कांग्रेस में अध्यक्ष बनती 1917 अधिवेशन में। और इसी अधिवेशन में क्या हुआ था? तिरंगा झंडा फहराया गया था, और महिला सदस्यों संख्या बढ़ाने का भी इसी अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हुआ था। ये आपको याद रखना जरूरी है। हम बात करेंगे 1918 का अधिवेशन विशेष की, तो इसका स्थान कहाँ था? ये बॉम्बे हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो किए थे सैयद हसन इमाम जी किए थे। इसमें अगर हम थोड़ा सा कुछ चीज़ जान लेते हैं तो 1919 में आपको पता है जलियांवाला बाग कांड हत्या हो जाता है। तो इसी समय रॉलेट एक्ट पर चर्चा हुई थी और इसके विरोध में फैसला किया गया। बाद में इसे रॉलेट एक्ट के तहत जो है इसके विरोध में जो मीटिंग बैठी थी अमृतसर पंजाब जलियांवाला बाग में, वहाँ पे दंगा हो जाता है, और काफ़ी संख्या में भारतीयों को वहाँ पे जो है मुठभेड़ में मार दिया जाता है। तो ये रॉलेट एक्ट पर 1919 में ही चर्चा हुई थी। बॉम्बे में अधिवेशन जो हुआ था जिसमें अध्यक्षता सैयद हसन इमाम जी कर रहे थे। और इस समय दो तीन चीजें आपको याद रखना जरूरी है कि 1918 में वार्षिक अधिवेशन भी किया गया। जो स्थान कहाँ था? वो दिल्ली में। कहाँ किया गया? दिल्ली में। जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? मदन मोहन मालवीय जी ने इसकी अध्यक्षता 1918 जो अधिवेशन था उसमें किया गया था। और ये 1918 ही जो अधिवेशन था जिसपे हिंदी भाषा पर जोर देने का प्रस्ताव पारित किया गया, और दूसरा विभाजन भी कांग्रेस का हुआ था यहाँ पे। 1919 की बात करेंगे तो आपको पता है उधर जलियांवाला बाग कांड हो गया। इस अधिवेशन का जो स्थान रखा गया अमृतसर रखा गया, क्योंकि 1919 में जो जलियांवाला बाग कांड भी हो जाता है। अध्यक्षता कौन करते हैं? मोतीलाल नेहरू जी करते हैं इसकी अध्यक्षता। और इसमें ये हुआ कि जो भी जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था इसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया था। तो बस इतना शॉर्ट में आपको याद रख लेना जरूरी है। 1920 का जो अधिवेशन होता है ये कहाँ होता है? ये जो 1920 का अधिवेशन विशेष होता है ये कहाँ होता है? कलकत्ता में होता है। कहाँ होता है? कलकत्ता में होता है। इसकी जो अध्यक्षता करते हैं लाला लाजपत राय जी करते हैं। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये आपको जानने में जरूरी है कि 1920 के ही अधिवेशन में जो है किसका प्रस्ताव पारित हुआ? असहयोग। 1950 असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। तो 1920 के ही अधिवेशन में, कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन इसमें पारित हुआ था, और अस्थायी रूप से इसे पारित कर दिया गया था।
20 के ही आंदोलन में। और यहाँ पे एक 1920 में एक जो है वार्षिक अधिवेशन भी हो जाता है, यानी कि कांग्रेस का जो अधिवेशन वैसे होता था 1920 में एक औचक अधिवेशन भी बुलाया गया था 1920 के अधिवेशन में नागपुर में, जिसकी अध्यक्षता वीर राघवाचार्य जी ने किया था। इसमें ये हुआ था कि असहयोग का प्रस्ताव पारित कर लिया गया तथा भाषाई आधार पर जो राज्यों का गठन है इसके प्रस्ताव को भी पारित कर दिया गया। साथ में देशी रियासतों के प्रति भी नीति बनवाई गई। तो आज का क्लास इतना ही रखते, कुछ और एक और क्लास होगा लास्ट क्लास कांग्रेस अधिवेशन को लेकर। आपको पता है कि इससे 1 या 2 प्रश्न आते हैं, इसलिए कांग्रेस अधिवेशन अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है आपको तो समझ में आ ही हो गया। साथ में यदि आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट से संबंधित आपको ये जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ये हैंड रिटन नोट चाहिए या फिर और कोई 2-3 नोट चाहिए जो मेरे पास है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर, तो मैं जो नंबर दे रहा हूँ 96 16 15 87 38, इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो हम आपको ये पूरी तरीके से आपको अवेलेबल करा देंगे। मुश्किल से 25 या कम से कम 2 से 3 नोट्स भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित एक मेरा हैंड नोट्स रहेगा, साथ में कुछ बुक्स रहेंगी, कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स एनसीईआरटी रहेगी, तो इस तरीके से हम आपको अवेलेबल करा देंगे। तो बाकी ये क्लास आपको कैसी लगी, अगले क्लास में हम कोशिश करेंगे एक बाकायदा चार्ट लाएंगे और अभी तक जितना भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित हम चीज़ें पढ़ चुके हैं एक ही जगह उसको रखकर और एक ही क्लास में सारा कुछ निपटा देते हैं। तो ये अगली हमारी कोशिश रहेगी। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइए क्लास के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।